हाय गाइस, हाउ आर यू। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका विश्वास सीरीज का आज पार्ट 12 लेकर आए हैं। और इस बार आपका सपना जरूर साकार करना है, उसके लिए हम रात दिन लगे हुए हैं। आपके लिए वो क्वेश्चन का संग्रह बनाकर ला रहे हैं जो संग्रह प्रूफ करे कि कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आता है। तो आप हमारे साथ इसी तरह से लगे रहिए, वीडियो को लाइक कर रहिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं आज की वीडियो को, लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पहले हम देखेंगे लीफो और फीफो। वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं ये। देखिए, कह रहे हैं फीफो एवं लीफो, ये मूल्यांकन की विधियां होती हैं। ये विधियां हैं किसकी? मूल्यांकन की। अब ये मूल्यांकन किसका करते हैं? एप्रोप्रिएशन विनियोग का, या इशू ऑफ मटेरियल निर्गमित सामग्रियों का, या फिनिश प्रोडक्ट तैयार उत्पाद का, या ऑल ऑफ द अबव, या सभी का। तो सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर होगा इसका ऑफ इशू ऑफ मटेरियल, निर्गमित सामग्री का। देखिए ये होती क्या है, अगर इनकी बात करें लीफो और फीफो की। देखिए फीफो को कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले आना, पहले आना, पहले जाना, पहले जाना। इसमें यह समझा जाता है कि जो भी सामग्री, जो भी मटेरियल पहले आता है उसको पहले ही जाना होता है, उसको आप पहले ही यूज करें, पहले ही बेचें, या पहले ही इशू करें उसको जो पहले आया था। फीफो। और लीफो क्या होता है? लीफो होता है आपका लास्ट इन, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट आउट। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट जो इसमें क्या होता है? बाद में आना, बाद में आना, पहले जाना। जो सामग्री पहले जाना, जो सामग्री आपकी बाद में आई है, पहले आप उसको अपने स्टोर से निकालिए, उसको यूज कीजिए, या बेचनी है तो उसको बेचिए। किसको? जो बाद में आई है। तो ये लीफो फीफो क्या है? ये लीफो फीफो होती है आपकी निर्गमित निर्गमित जो सामग्री होती हैं उनकी मेथड होते हैं, उनकी विधियां होती हैं ये। तो ऑप्शन आपका भी सही है। इसमें काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम इसमें आगे भी इसके क्वेश्चन, आगे भी इसके क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल आएंगे इसके क्वेश्चन, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। देखिए ये जो होती है आपकी विधि, जैसे बात करें, जब मूल्य में वृद्धि हो रही हो तो स्टॉक का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। एक क्वेश्चन आता है, क्या आता है? कि जब मूल्यों में वृद्धि हो रही हो, जब मूल्यों में वृद्धि हो रही हो, रेट बढ़ रहे हो, मूल्यों में, जब मूल्यों में वृद्धि हो रही हो, जब मूल्यों में वृद्धि हो रही हो तो, हो रही हो तो स्टॉक का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। स्टॉक, जो आपके पास स्टॉक है, स्टॉक का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, मूल्यांकन किया जाना चाहिए, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ठीक है, किया जाना चाहिए। तो मूल्यांकन कैसे किया जाना चाहिए? कौन सी विधि से? स्टॉक का मूल्यांकन करने की ये दोनों विधि हैं, लीफो और फीफो। तो कौन सी विधि? देखिए अगर मूल्य बढ़ रहे हैं, मार्केट में रेट बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तब आप कौन से मेथड का यूज करेंगे? तब आप मेथड का यूज करेंगे बाद में आना, बाद में आना, पहले जाना, मतलब लीफो। जो बाद में आई है पहले आप उसको इशू करेंगे, उसको पहले भेजेंगे, तो तब इसका लीफो का लीफो, इसका सही आंसर क्या होगा? लीफो। तो आप इस क्वेश्चन को भी देख लें, हो सकता है ये आया भी हो हमारी सीरीज में, ना है तो आप इसको नोट कर लेना, लीफो। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर्थिक आदेश ईओक्यू की संगणना की जाती है। जो ईओक्यू होता है उसकी संगणना की जाती है। तो इसमें देखिए सी यहाँ पर ऑप्शन नहीं गिवन है। मैं सी ऑप्शन लिख देता हूं पहले, उसके बाद बात करेंगे। देखिए सी ऑप्शन है आपका अनरूल्ड, सी ऑप्शन है आपका अनरूल्ड
2DC0, 2DC0, इसको एक काम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, मिस्टेक ना हो, साफ लिख जाए, आपको प्रॉब्लम ना हो। 2DC0 अपॉन CI, अपॉन CI। और देखिए यही इसका करेक्ट आंसर भी है। ठीक है, EOQ, आर्थिक आदेश मात्रा। आर्थिक आदेश मात्रा मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वालिटी। इकोनॉमिक, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक ऑर्डर, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वालिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वालिटी। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका 2DC0 अपॉन CI। अब ये इसका सही आंसर होगा सी। अब इसमें देखते हैं कि ये किस तरह से बना हुआ है आपका। देखिए डी क्या होता है, D4 होता है आपका एनुअल, D4 होता है आपका एनुअल डिमांड। एनुअल, एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, वार्षिक या सालाना, सालाना मांग, जितनी भी मांग है माल की, सालाना मांग। और डी हो गया। उसके बाद एस की बात करें तो एस को यहाँ पर एस मतलब यहाँ C0 कहा गया है, और ये होता है कोस्ट पर ऑर्डर। ये होता है आपका कोस्ट पर ऑर्डर, कोस्ट पर ऑर्डर। प्रति आदेश लागत क्या होता है, प्रति आदेश लागत, आदेश लागत, प्रति आगे आदेश लागत। और एक आपका जी, जी को यहाँ जी होता है कैरिंग कॉस्ट, और उसको यहाँ पर मानते हैं एच। ये क्या होता है आपका कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट मीन्स जो लाने की या रख रखाव की भी कह देते हैं, रखने की या रखने की लागत। ठीक है, तो ये आप इस फॉर्मूले को याद रखें, 2DC0 अपॉन CI। ठीक है, CI क्या होता है आपका सी, CI आपका C0 को ही कहा जाता है। तो आप इस तरह से इसको अलग अलग करके आप इसको और कैसे बना सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 × D × S और अपॉन H। ठीक है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, तो सही ऑप्शन होगा आपका सी। ये क्या होता है, आर्थिक आदेश मात्रा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वालिटी क्या होनी चाहिए। तो उस क्वालिटी को अगर आपको फाइंड करना है तो इस फॉर्मूले को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपसे कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इन्वेंट्री इज इंक्लूड इन रॉ मटेरियल। देखिए इन्वेंट्री रॉ मटेरियल भी होता है, इन्वेंट्री फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, इन्वेंट्री। दूसरा, इन्वेंट्री इज अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। इन्वेंट्री वर्किंग कैपिटल का पार्ट होता है। और तीसरा, इन्वेंट्री इंक्लूड गुड्स लाइकली टू बी परचेज। जो खरीदा जाना है, या जो ये लग रहा है तो कि खरीदा जाएगा, उसको भी इन्वेंट्री कहते हैं। देखिए जो लग रहा है खरीदा जाएगा, उसको आप इन्वेंट्री नहीं कह सकते, तो ये गलत है। बाकी के सभी सही हैं, करेक्ट पूछा है इसने। तो यहाँ ए भी सही है, फर्स्ट भी सही है और दूसरा भी सही है। ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, सेकंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड एंड फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन डी, ऑप्शन ए डी इज करेक्ट। और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज, जब आरंभिक रहतियां मतलब ओपनिंग स्टॉक 50,000 है, क्लोजिंग स्टॉक 60,000 है, एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 2,20,000 है, तो स्टॉक टर्नओवर रेशो क्या होगा। तो यहां पर देखना है स्टॉक टर्नओवर रेशो। टर्नओवर रेशो आपको पता होंगे, अगर इनके रेशो की बात करें तो इनकी
4 कैटेगरी होती हैं। एक होते हैं आपके लिक्विडिटी रेशो, दूसरे सोल्वेंसी रेशो, तीसरे टर्नओवर कह दो या एक्टिविटी रेशो, और लास्ट होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। टोटल मिलाकर ये 18 होते हैं। और यहाँ पर जो पूछा गया है आपसे स्टॉक टर्नओवर रेशो पूछा गया है, तो देख लेते हैं इसका पहले स्टॉक टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद इस क्वेश्चन को तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखिए हमें निकालना है स्टॉक टर्नओवर रेशो। स्टॉक स्टॉक टर्नओवर टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, शॉर्ट में लिख देते हैं COGS, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज स्टॉक कह दीजिए या एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री, ये फॉर्मूला होता है। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन है, माल की लागत दी हुई है 2,20,000 गिवन है, सीधा इसको लिख देते हैं 2,20,000 अपॉन, यहाँ पर कहा है कि ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों इन्वेंट्री दी है, तो इनका एवरेज कैसे फाइंड करेंगे। देखिए 50,000 तो आपकी दी हुई है ओपनिंग, ठीक है, प्लस 60,000 दी है आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री, और इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आपका एवरेज आ जाएगा। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1,10,000, और 2 से डिवाइड करोगे तो ये 55,000 55,000 बच जाएगा, तो ये हुआ 2,20,000 और अपॉन 55,000, 40 30 कैंसिल बाय 30, और 220 को अगर डिवाइड करेंगे हम, 20 और 5 4 जा 20, तो 4 टाइम आ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 4 टाइम्स, मतलब 4 गुना या 4 बार, 4 टाइम 4 बार या 4 गुना। तो कौन सा आंसर होगा आपका, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आप इसको लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन इज सर्टिफिकेट ऑफ कमिंसमेंट ऑफ बिजनेस इज नॉट रिक्वायर्ड बाय। देखिए व्यापार प्रारंभ करने का जो सर्टिफिकेट होता है, अपने बिजनेस को स्टार्ट करने का जो सर्टिफिकेट होता है, प्रमाण पत्र होता है, उसकी आवश्यकता किसको नहीं पड़ती है, किसको नहीं, पब्लिक कंपनी को नहीं मिल होती, या एनी टाइप ऑफ कंपनी, किसी भी कंपनी को नहीं होती, या प्राइवेट कंपनी को नहीं होती, या प्राइवेट कंपनी सब्सिडायरी टू द पब्लिक कंपनी, या ऐसी प्राइवेट कंपनी जो सब्सिडायरी कंपनी हो किसकी, किसी पब्लिक कंपनी की, या उसको नहीं होती। तो देखिए अगर इसकी हम बात करें यहाँ पर, बात करते हैं अगर हम, जब फॉर्मेशन की जाती है कंपनी की, जब कंपनी की फॉर्मेशन की जाती है तो कुछ स्टेप होते हैं, कुछ स्टेज होती हैं जो कंपनी को पूरी करनी होती हैं। जैसे एक होता है आपका प्रमोशन, एक होता है आपका प्रमोशन, पहला होता है प्रमोशन, आप इनको याद रखें। और नंबर 1 पर पहले कंपनी को प्रमोशन कराना पड़ता, उसके बाद कंपनी को कराते हैं हम इनकॉर्पोरेशन कह दो, या इसको रजिस्ट्रेशन भी कह सकते हैं। इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन। और थर्ड होता है आपका कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, कैपिटल सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन स्टेज। और फोर्थ होता है और लास्ट कमिंसमेंट ऑफ बिजनेस, कमिंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो ये 4 स्टेज होती हैं, ये चारों स्टेज किसी कंपनी को शुरू करने के लिए होती हैं। ठीक है, अब इसमें से पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि किसको कमिटमेंट करने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जरूरत नहीं होती है कमिटमेंट ऑफ सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट। तो देखिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो प्राइवेट कंपनी होती है उसको जरूरत नहीं होती है। प्राइवेट कंपनी डायरेक्ट जैसे ही कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज पूरी होती है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, उसे इस फोर्थ वाले की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किस क्रम में बनाए जाते हैं? देखिए ये इन विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, ये जो डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं ये किस क्रम में बनाए जाते हैं कंपनी में, आपको इनको बताना है। देखिए अगर इनकी मैं अभी जैसे आपको बता रहा था, मैंने आपको 4 स्टेज बताई थी। एक प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन और कमिटमेंट ऑफ बिजनेस। जब आप प्रमोशन कराते हैं, जब कंपनी को प्रमोशन कराते हैं, प्रमोशन के बाद प्रमोशन में आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, ठीक है। और उसके बाद इनकॉर्पोरेशन स्टेट कराते हैं, उसमें फीस वगैरह देते हैं आप कि फीस कितनी जमा होनी है। उसके बाद कैपिटल सब्सक्रिप्शन में आप कैपिटल कितनी ले रहे हैं। उसके बाद बिजनेस को आप कमेंस कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहले जो बनाया जाता है, अगर यहाँ पर हम बात करें इनकी, इनके सीक्वेंस की, इन प्रोस्पेक्ट ये जो कुछ इंपॉर्टेंट आपके डॉक्यूमेंट्स है, तो ये किस क्रम में बनाए जाते हैं इनको। सबसे पहले जो बनाया जाता है आपका, तो सबसे पहले बनाया जाता है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसको शॉर्ट में एम ओ ए भी कह देते हैं। उसके बाद बनाया जाता है आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ए ओ ए। और इसके बाद आपका आता है बारी प्रोस्पेक्टस। उसके बाद किसकी बारी आती है? प्रोस्पेक्टस की, ठीक है। और उसके बाद आर्टिकल ऑफ, उसके बाद आता है आपका नोटिस फॉर स्टेचुरी मीटिंग। उसके बाद ये नोटिस आता है। तो इनका अगर सही क्रम देखें, लेकिन सी सबसे पहले नंबर पर आ जाएगा, सी सबसे पहले, उसके बाद एओए, उसके बाद आपका प्रोस्पेक्टस, और उसके बाद आपका वैधानिक सभा की सूचना दी जाती है कि सभी काम हो गए, अब आप मीटिंग कर लीजिए। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन यहाँ पर जो निकल कर आएगा वो होगा आपका बी, सी। पहले हम सी को लेते हैं, मतलब सी हमारा पहला नंबर वन पर सी हो गया, और टू नंबर पर आपका ए, और डी थ्री नंबर पर, और बी आपका फोर्थ नंबर पर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इनका क्रम आपको याद रखना है। देखो क्वेश्चन आयोग ने पूछा हुआ है, कमीशन ने पूछा हुआ है, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये तो सभी को पता होता है कि देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एक कंपनी के लिए जरूरी होते हैं तैयार करना, अगर कंपनी की फॉर्मेशन करनी है, लेकिन उनका सीक्वेंस याद रखना ये जरूरी होता है। कभी इसकी डिटेल वीडियो बनाएंगे, उसमें हम बताएंगे आपको कि किस तरह से कंपनी की फॉर्मेशन की जाती है, सभी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या उसमें जरूरत होती है, वो सभी का हम डिस्कस करेंगे उसी वीडियो में। तो कह रहे हैं विवरण जिसमें बैठक में विचार या मदों का विवरण होता है कहलाता है स्टेटमेंट कंटेनिंग डिटेल ऑफ द आइटम टू बी कंसिडर्ड इन द मीटिंग। तो देखिए कोई भी जो भी मीटिंग होनी है, उस मीटिंग में कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन से आइटम्स हैं जो डिस्कस होने हैं, तो उन सभी पॉइंट्स को जो एक लिस्ट बनाई जाती है उसकी, उसको बोलते हैं एजेंडा, ठीक है। एजेंडा बताता है कि जो मीटिंग होगी उस मीटिंग में आप क्या क्या डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Statutory auditor. A statutory auditor of a private limited company is duty bound to submit his report to, एक निजी कंपनी का जो वैधानिक अंकेक्षण होता है, अंकेक्षक होता है, उसको अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने करने को कर्तव्य बांधे है। उसका कर्तव्य है कि उसको अपनी रिपोर्ट देनी होगी, सबमिट करनी होगी। किसको? मैनेजिंग डायरेक्टर को, गवर्नमेंट को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, या शेयर होल्डर इन द एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग में किसको देनी होती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी। जो ऑडिटर होता है कंपनी का, स्टेचुरी ऑडिटर, उसको अपनी वैधानिक जो अपनी रिपोर्ट है उसको, अपनी उस रिपोर्ट को सबमिट करना होता है एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई कंपनी बुलाने की आवश्यकता नहीं है। वैधानिक सभा एक नई कंपनी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। स्टेचुरी मीटिंग इज नॉट बी हेल्ड इफ अ न्यू कंपनी इज पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। अगर नई कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो क्या उसको वैधानिक सभा स्टेचुरी मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं होती है, या गवर्नमेंट कंपनी को जरूरत नहीं होती, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जरूरत नहीं होती, या फेरा कंपनी को जरूरत नहीं होती। तो सही ऑप्शन होगा आपका सी। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है उसको स्टार्ट होने में, शुरू करने में
उसको स्टेचुरी मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर ऑफ बेलीमेंट। तो वन फीचर इसका क्या होता है? बेलीमेंट इज द कंसर्न विद द इमोरेबल गुड्स। उपनिधान अचल वस्तुओं से संबंधित होता है, या या बेलीमेंट इज द कंसर्न विद द इंटेंजिबल गुड्स, या इंटेंजिबल गुड्स से संबंधित होता है, या आपका मूवेबल गुड्स जो आपकी सचल संपत्ति होती है, सचल संपत्ति होती है, उनसे रिलेटेड होता है, या आपका डिपॉजिट ऑफ मनी विद बैंक, या जो बैंक बैंक में मनी जमा है आपकी, उससे रिलेटेड होता है, या ई भी ऑप्शन है आपका, कंसर्न विद ऑथोराइज एंड यूटिलाइज, या ऑथोराइज और यूटिलाइज से अनऑथोराइज से रिलेटेड होता है। तो सही ऑप्शन होगा इसका आपका सी। ये जो होता है आपका मूवेबल जो गुड्स होते हैं, सैचल संपत्तियां होती हैं, उनसे ये रिलेटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखरेख के लिए बी की अभिरक्षा में एक गाय छोड़कर जाता है। ए देखरेख के लिए बी की अभिरक्षा में एक गाय छोड़कर जाता है। गाय बछड़े को जन्म देती है, और बछड़े का अधिकारी कौन होगा? देखिए, ए ने बी को एक गाय दी है, ए ने बी को एक गाय दी है, और बी उसका केयर करेगा, उसका ध्यान रखेगा। कुछ समय बाद क्या होता है, उसके एक बछड़ा भी हो जाता है, गाय के काफ हो जाता है एक उसके। ठीक है, बछड़ा हो जाता है। तो कह रहे हैं बछड़े का अधिकारी कौन होगा? ठीक है, तो बछड़े का अधिकारी कौन होगा? क्या ओनली केवल उपनिहिता होगा, बेली होगा क्या, या बेल और केवल उपनिधा होगा, या आपका बोथ म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा, जैसे भी एग्रीमेंट हो रहा है, जैसी सहमति है वो होगा, या कह रहे हैं कि 70% सेल प्राइस ऑफ गोज टू बॉयलर एंड 30% ऑफ वो किसको जाएगा? बेली को जाएगा। या कह रहे हैं बछड़े की बिक्री मूल्य उपनिधा और उपनिहिति का मध्य बराबर बराबर बांट दी जाएगी। तो सही ऑप्शन होगा इसका, तो सही ऑप्शन इसका बी होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर बॉयलर को किसी जो भी चीज अंडरटेकर रखी गई है, अगर इससे कोई प्रॉफिट होता है, कोई मशीन हो सकती है, अगर मशीन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रखी गई है और उससे कोई प्रॉफिट होता है, तो उस प्रॉफिट पर भी जो हक होता है वो बॉयलर का ही होता है, केवल उपनिदेता का ही होता है। तो बी इसका अधिकारी होगा, इसका जो अधिकार होगा बछड़े पर वो बी का ही होगा। और ये किसकी बात हो रही है? भारतीय संविदा अधिनियम 1872, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ये बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम, अभी तो इसको बता रहा था मैं, इंडियन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 द्वारा निर्धारित एक अनुबंध की अनिवार्यता के संदर्भ में विषम ज्ञात कीजिए। मतलब इसके जो अनुबंध है उससे अलग क्या बात है यहाँ पर? क्या ऑफर एंड एक्सेप्टेंस प्रस्ताव और स्वीकृति नहीं होता यहाँ, या स्वतंत्र सहमति नहीं होती, या सक्षम पार्टी नहीं होती, या वस्तुएं केवल वैध कारणों से परे हैं, या प्रदर्शन की निश्चितता और संभावना होती है? तो सही इसका आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसका डी। सही आंसर क्या होगा इसका? डी होगा, कि जो प्रदर्शन की निश्चितता और संभावना इसमें नहीं होती है, तो ये इससे रिलेटेड नहीं होता, ये विषम है। इन सब से ये अलग है, ये सब सही बताते हैं लेकिन ये नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी सचिव की नियुक्ति की जाती है, तो कंपनी सचिव की नियुक्ति कौन करता है, कहाँ की जाती है? क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। द मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंधक संचालक के द्वारा होती है, संचालक मंडल के द्वारा होती है, या वार्षिक साधारण सभा में कंपनियों के सदस्यों के द्वारा होती है, या कंपनी की जो साधारण सभा होती है उसमें एक विशेष प्रस्ताव पारित किया जाता है उसके द्वारा होती है। तो इसका सही आंसर होगा आपका बी। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उनके द्वारा कंपनी के सचिव की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बार देख लेते हैं आपको क्या सही दिखाई। ठीक है, आपको सही दिखाई दे रहा है।
तो अवसर एवं चेतावनी संबंधित होते हैं। अपॉर्चुनिटी एंड वार्निंग किससे रिलेटेड होते हैं? अवसर और चेतावनी क्या सूक्ष्म पर्यावरण से होते हैं, आंतरिक पर्यावरण से होते हैं, या आपका बाह्य पर्यावरण से होते हैं, या उपरोक्त में से किसी से नहीं होते? तो सही आंसर होगा आपका सी। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होता है, बाह्य पर्यावरण, उससे रिलेटेड होते हैं आपके अवसर और चेतावनी। आपने बीएसटी बिजनेस में आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर एनवायरनमेंट की बात होती है, और एनवायरनमेंट में जितनी भी फोर्सेस आउटर होती हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस की ही बात की जाती है, और वहीं पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है और वहीं पर आपको चेतावनी मिलती है। ठीक है, आपके बिजनेस को। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोनस अधिनियम के अनुसार न्यूनतम बोनस कितना होना चाहिए? बोनस अधिनियम के अनुसार न्यूनतम बोनस कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 8.33% होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकार से परे मीन्स अल्ट्रेल वायर, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर, कवर एक्ट विच आर। अधिकार से परे सिद्धांत जो है उन कार्यों को सन्निहित करता है जो केवल संचालकों की शक्ति से परे होते हैं, केवल पार्षद सीमा नियम से, पार्षद सीमा नियम मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के उद्देश्य से परे होते हैं, उससे बाहर होते हैं, या केवल कंपनी के प्रमुख कार्याधिकारी की शक्ति से परे होते हैं, या केवल ऋणपत्र मतलब डिबेंचर होल्डर और लेनदार क्रेडिटर की शक्ति से बाहर होते हैं। तो सही ऑप्शन होगा इसका आपका बी। सही ऑप्शन बी, जो आपका केवल पार्षद सीमा नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओए। एमओए क्या बताता है? ये बताता है कि कंपनी के उद्देश्य क्या होंगे और कार्य क्षेत्र क्या होगा। ठीक है, इससे बाहर जो भी काम होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है उद्देश्य से परे। कंपनी के ऑब्जेक्टिव इसी में ही होते हैं, एमओए में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो इसका सिद्धांत का मतलब क्या? अधिकार से परे का मतलब ये किस में सन्निहित होता है? ये अधिकार से परे ये होता है आपका एमओए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपत्ति आवर्त अनुपात हम देखते हैं। प्रॉपर्टी रिक्यूरिंग रेशो। तो प्रॉपर्टी रिक्यूरिंग रेशो देखा जाता है आपका हाउ मच प्रॉपर्टी इज टू बी सोल्ड। प्रॉपर्टी किसी संपत्ति का विक्रय होना है ये देखा जाता है, या संपत्ति एवं शुद्ध विक्रय का संबंध, या संपत्ति का विक्रय का संबंध, या संपत्ति का बाजार। तो ये जो होता है ये होता है ऑप्शन बी। हम देखते हैं रिलेशन किस किस का, संपत्ति का, टोटल एसेट का, और किससे? आपके सेल से, रेवेन्यू से, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आरएफओ इसको कह देते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका? बी। इसका रिलेशन होता है संपत्ति का और शुद्ध विक्रय का, इन दोनों का रिलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेनदारों को भुगतान का परिणाम होता है। लेनदारों को भुगतान का परिणाम क्या होगा? आपकी इंक्रीज हो जाएगी टोटल एसेट, रिडक्शन हो जाएगा टोटल एसेट में, इंक्रीज हो जाएगी टोटल ओब्लिगेशन, कुल दायित्व, या आपकी लैक ऑफ द टोटल ओब्लिगेशन टोटल एसेट, कुल दायित्व तथा कुल संपत्तियों में कमी हो जाएगी। देखिए आपकी बैलेंस शीट समझो, आपकी बैलेंस शीट होती है, एक तरफ लाइबिलिटी एक तरफ एसेट। अब आप क्या कर रहे हैं? आपकी एसेट है तो आपने क्या किया, जो कैश था, जो आपका कैश था वो माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लेनदारों को, क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं। तो इधर से क्या कम हो जाएगा? आपका लाइबल आपकी सॉरी कैश मैंने गलत लिख दिया, कैश इधर होगा एसेट में। तो इधर आपका कैश कम हो जाएगा, पहली बात एसेट कम हो गई। दूसरा, आपकी जो लाइबिलिटी में क्रेडिटर थे, ये क्रेडिटर भी तो कम हो जाएंगे जब इनका पेमेंट करोगे। तो क्या होगा? कुल दायित्व तथा कुल संपत्ति दोनों में कमी आ जाती है, दोनों में कमी होती है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी का पूर्व लाभ, कंपनी का कर से पूर्व, टैक्स से पहले जो प्रॉफिट था 2 लाख था। यदि ब्याज आवर्त 5 है तो ब्याज की रकम कितनी होगी? ठीक है, तो यहां पर आपको दिया हुआ है द कंपनी अर्लिएस्ट प्रॉफिट 2 लाख, इफ द इंटरेस्ट इज 5 एंड व्हाट विल बी द इंटरेस्ट अमाउंट। तो इंटरेस्ट अमाउंट क्या होगा? इसके लिए फॉर्मूला होता है
देखिए यहाँ पर दिया हुआ है यदि ब्याज आवर्त अनुपात भी लिख लेना इसको, ये है आपका अनुपात। ठीक है, रेशो दिया हुआ है तो देखिए ब्याज आवर्त अनुपात का यदि हम ब्याज आवर्त ब्याज आवर्त अनुपात का यदि हम फॉर्मूला देखें तो क्या फॉर्मूला होगा इसका? इसका होता है कर से पहले लाभ, कर से पहले लाभ मतलब, कर से पहले लाभ का मतलब है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और अपॉन ब्याज की रकम, ब्याज की रकम, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए यहाँ आवर्त अनुपात कितना दिया? 5, तो 5 को लिख देते हैं इजिकल टू कर से पहले का लाभ कितना दिया हुआ आपके? कर से पहले का लाभ 2 लाख, यहाँ 2 लाख लिख देते हैं, अपॉन ब्याज की रकम, जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है वो नहीं दिया, वही पूछा हुआ है कि ब्याज की रकम कितनी है। तो यहां पर जो ब्याज की रकम है, ब्याज की रकम ऐसे ही लिख देते हैं। देखिए रकम तो यहां पर पहुंच जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा और 5 यहां पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट, ब्याज की रकम मतलब इंटरेस्ट अमाउंट, तो क्या हो गया? 5 इसके नीचे आ जाएगा 2 लाख के यहाँ पर, और 5 फोर जा 20, तो क्या आ जाएगा? 40,000। सही आंसर क्या आएगा? 40,000। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन सी, 40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IRR टेक्निक इज यूज्ड फॉर, IIR टेक्निक किस लिए यूज की जाती है? ठीक है, आई आर IRR जो टेक्निक होती है ये किस लिए यूज? सो यहाँ पर IIR, ये IIR होता क्या है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। और इसका जो यूज होता है, इसका यूज होता है कैपिटल बस्टिंग में, कैपिटल बस्टिंग में। जो कैपिटल बस्टिंग होती है वहां पर इसका यूज होता है। और ये कैपिटल बस्टिंग जो होती है, जो आपका पूंजी प्रबंध होता है, तो आईआर क्या है? एक इसकी टेक्निक होती है किसकी? कैपिटल बस्टिंग की। ठीक, कैपिटल बस्टिंग की टेक्निक क्या होती है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। और कैपिटल बस्टिंग को हम इन्वेस्टमेंट बस्टिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी कह देते हैं, क्योंकि इसमें बताते हैं हम कि इन्वेस्ट कंपनी को कहाँ करना है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर होगा डी। कैपिटल बजटिंग की एक टेक्निक होती है IRR, और कैपिटल बजटिंग क्या होती है? इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट बजटिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए, बेस्ट ऑप्शन क्या होगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।